अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल जाने जागीर की एपिसोड 16 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है एंजल अरूज ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। नवाल, कैसी हो? उसने जैसे ही कॉल रिसीव करते फ़ोन कान से लगाया, हसाम की बेचैन आवाज़ उसकी समात से टकराई। ठीक हूँ, वो बेदिली से मुस्कुराई। मुझे ठीक लग नहीं रही। हसाम के कहने पे नवाल की आंख से एक आंसू टूट के गाल पे फिसला। वो उससे दूर होके भी उसके दिल का हाल जान लेता था, और एक उसके अपने थे जो खुद ही तकलीफ दे के अनजान थे। ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत मुश्किल से खुद को नॉर्मल रखते बोली, जबकि फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद हसाम को अभी तक यकीन नहीं आया था कि वो ठीक है। मैं जानता हूँ तुम ठीक नहीं हो। हवेली में ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। मेरे पास अभी राइट का फ़ोन आया था। उसने कहा है कि वो 2 घंटे बाद हमारी हवेली पहुँचेगा। तो मैं भी जब तक हवेली पहुँच जाऊँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो वहाँ क्यों आ रहा है। तुम जानती हो क्या? हसाम ने तफसील बताते सवाल किया तो नवाल ने गहरा सांस भरा। जी, भाई ने आपका नंबर मुझसे ही लिया है, मगर मुझे ये नहीं पता कि वो आपकी हवेली क्यों आ रहे हैं। नवाल धीमी आवाज़ में बोली। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? थोड़ी देर की खामोशी के बाद जब नवाल कुछ न बोली तो हसाम ने पूछ ही लिया। भाई ने आज बाबा से हमारे रिश्ते की बात की थी, और बाबा ने फिर जैसे जैसे नवाल उसे पूरी बात बताती गई, वो तुराब खान के रवैये पे तासुब से सर हिलाता रहा। सच बोलूं तो राइट पहले मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, मगर जिस तरह से उसने तुम्हारा साथ दिया है वो वाकई काबिले तारीफ शख्स है। हसाम को दिली खुशी हुई थी राइट के बारे में सुन के। आपने ठीक कहा, वो वाकई एक बहुत अच्छे भाई हैं। राइट का जिक्र करते नवाल के चेहरे पे खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई। तुम परेशान नहीं होना, सब ठीक होगा, और अंकल की बातों को बिल्कुल भी दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझी? हसाम ने थोड़ी सख्ती से कहा तो वो मुस्कुराते हुए ऐसे हाँ में सर हिला गई जैसे वो उसके सामने बैठा देख रहा हो। चलो, मुझे थोड़ा काम है, फिर हवेली के लिए निकलना भी है। बाद में बात करता हूँ। आखिरी कलमात कहते उसने फ़ोन रख दिया। नवाल फ़ोन साइड पर रखते खुद भी लेट गई। उसकी आंखों में अब तक नमी थी। खुशी से, हसरत से, दुख से वो खुश थी। उसका भाई उसके साथ है, मगर दिल में एक हसरत भी थी कि उसका दूसरा भाई और बाप भी उसके साथ होते, उसकी खुशी में खुश होते, उससे प्यार करते तो और कितना अच्छा होता। मगर दुख तो उसे अपने बाप के लहजे पे था। कितनी हकारत थी उनके लहजे में। नवाल के जिक्र पे जिस तरह उनके चेहरे पे नागवारियत छाती थी, वो इस मासूम का दिल बुरी तरह से जख्मी कर देती थी। न जाने वो कब ठीक होंगे, या पता नहीं वो ठीक होंगे भी या नहीं। बस यही सोचते बार बार उसकी आंखें भीग रही थीं। रात के 8 बज रहे थे जब राइट की गाड़ी शाह हवेली के बाहर रुकी। गाड़ी से निकलते उसने अपना कोट ठीक किया और दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा गया। हैदर शाह से कहो, जागीरदार राइट खान उनसे मिलने आया है। दरवाजे पर खड़े गार्ड से बोला तो वो दौड़कर अंदर गया, और चंद ही मिनट बाद गार्ड के साथ उसे हसाम आता नजर आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? हसाम ने खुद दिली से हाथ आगे किया तो राइड ने भी मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। असल में मुझे तुम्हारे घर वालों से कुछ ज़रूरी बात करनी है, मगर इससे पहले मैं तुमसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ। राइड मुस्कुरा के कहते आखिर में संजीदा हुआ। हाँ, क्यों नहीं, मगर पहले अंदर तो आओ। हसाम ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया तो वो उसके साथ ही आगे कदम बढ़ा गया। क्या तुम वाकई मेरी बहन से मोहब्बत करते हो? हसाम के साथ चलते राइड ने संजीदगी से इस्तफसार किया तो हसाम मुस्कुराया। नहीं, मैं उससे इतने सालों से चल रही हमारे खानदानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए शादी करना चाहता हूँ। हसाम ने भी सीरियस अंदाज में जवाब दिया तो राइड के कदम बेयकीनी से रुके। अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वाकई उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। राइड के चेहरे पर गुस्से के आसार नुमायां होते देख हसाम ने फौरन कान पकड़े। और मैं कैसे मान लूं कि तुम अब भी सच बोल रहे हो? राइट दोनों बाजू सीने पर बांधे उसके सामने खड़ा मशकूक नजरों से उसे देखने लगा, जिसपे हसाम ने अपना माथा पीटा। यार, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? हम लोग 4-5 साल से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं।
یہ کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا۔ حسام نے اسے اپنی بات کا یقین دلانا چاہا، جس میں شاید وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ کب ملے تھے پہلی بار نوال سے؟ وہ ویسے ہی کھڑا پھر سے سوال کرنے لگا۔ نوال جہاں کالج جاتی تھی وہاں کچھ عرصے میں پڑھانے آتا تھا، بس وہیں ملاقات ہوئی تھی اور وہ مجھے پسند آ گئی تھی۔ حسام نے مسکرا کے اپنی پہلی ملاقات یاد کرتے بتایا تو رائد نے سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، میری بہن کو کبھی کوئی دکھ نہ دینا، اسے ہمیشہ خوش رکھنا۔ پہلے ہی وہ بیچاری بہت دکھ دیکھ چکی ہے، میں نہیں چاہتا وہ مزید آگے بھی کوئی تکلیف برداشت کرے۔ حسام کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے رائد نے سمجھایا، تم فکر نہیں کرو، میں نوال کو ہر خوشی دوں گا۔ حسام نے جوش سے کہا تو وہ آگے بڑھ گیا۔ رائد نے ایک دن میں ہی حسام کی فوری انفارمیشن نکلوا رہی تھی، اس سے کہیں سے بھی کسی بھی طرح کی حسام میں کوئی برائی نہیں دکھی تھی۔ وہ واقعی ایک بہت اچھا آدمی تھا اور اب اس سے ملنے کے بعد رائد مطمئن ہو گیا تھا۔ حسام رائد کو لیے ڈرائنگ روم میں آیا جہاں حیدر شاہ اور ان کے بیٹے پہلے سے ہی موجود تھے۔ السلام علیکم۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے رائد نے بلند آواز میں سلام کیا، جس کا جواب وہاں موجود لوگوں نے محض سر ہلا کے دیا۔ بیٹھو رائد خان، اسے کھڑے دیکھ احمد شاہ حسام کے بابا نے صوفے کی جانب اشارہ کرتے کہا تو حیدر شاہ کے سامنے صوفے پہ جا بیٹھا۔ کیسے ہیں آپ؟ حیدر شاہ کو دیکھتے رائد نے احترام سے پوچھا۔ ہم ٹھیک ہیں، تم بتاؤ یہاں کیسے آنا ہوا؟ روبدار آواز میں استفسار کیا۔ میں یہاں امن کے لیے آیا ہوں، یہ جو ہم لوگوں کے بیچ نام نہاد دشمنی ہے اسے ختم کرنے۔ رائد سکون سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بولا تو حیدر شاہ کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ بچے، یہ دشمنی تو تمہارے باپ نے قائم کی تھی، وہ خود کیوں نہیں آیا؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولے تو رائد مسکرا دیا۔ انکل، بابا کبھی نہیں آئیں گے، وہ اپنی انا اور شان کے آگے کبھی کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، کبھی صحیح غلط نہیں سمجھیں گے، مگر میں ان کے جیسا نہیں ہوں۔ میں یہ بات اچھے سے جانتا ہوں کہ دادا جی کا قتل آپ نے نہیں کیا، مجھے اس بات پہ پورا یقین ہے۔ جب دادا جی کا انتقال ہوا تو میں بہت چھوٹا تھا، مگر مجھے کچھ باتیں آج بھی یاد ہیں، جب وہ مجھے آپ دونوں کی دوستی کی بہت ساری باتیں بتایا کرتے تھے۔ جب بھی وہ آپ کا ذکر کرتے تھے بہت خوشی اور اپنائیت سے کرتے تھے، تو میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں کہ ایک دوست اپنے جگری دوست کا قاتل ہو سکتا ہے؟ رائد نے بہت ہی تحمل سے اپنی بات کہی، جس سے حیدر شاہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہارے دادا کے ساتھ ایک عمر گزاری ہے، اور یقین مانو جس رات مجھے یہ پتا چلا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ رات میرے لیے بہت مشکل تھی، کیونکہ انتقال سے تھوڑی دیر پہلے وہ میرے ساتھ ہی تھا۔ ہم دونوں بیٹھ کے آگے کا سوچ رہے تھے، آپس میں اپنے پوتا پوتیوں کی شادی کا سوچ رہے تھے، مگر وہ اپنے پوتا پوتی کی شادی دیکھے بغیر ہی چلا گیا۔ حیدر شاہ دکھ سے آنکھ میں آئی نمی صاف کرتے بولے تو رائد کے دل میں ایک امید بندھی، اسے اب اپنی منزل اور بھی آسان دکھ رہی تھی۔ آپ چاہیں تو آپ دونوں کی یہ خواہش اب بھی پوری ہو سکتی ہے، رائد ساتھ بیٹھے حسام کی جانب دیکھ کے بولا تو حیدر شاہ اور ان کے بیٹے چونکے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ احمد شاہ نے الجھ کے پوچھا۔ اتنے میں ملازم لازمات سے بھری ٹرے لے آیا۔ انکل، میں یہاں ایک اور مقصد سے بھی آیا ہوں، رائد نے ان کے الجھن زدہ چہرے دیکھتے اطمینان سے کہا، اور ساتھ ملازم کا بڑھایا ہوا چائے کا کپ تھام لیا۔ جو بھی کہنا چاہتے ہو صاف صاف کہو۔ حماد شاہ حسام کے چچا کے پوچھنے پہ رائد نے باہر جاتے ملازم کو دیکھا اور پھر واپس ان لوگوں کی جانب متوجہ ہوا۔ انکل، میں یہاں اپنی بہن کا رشتہ لے کر آیا ہوں، حسام کے لیے۔ جتنے سکون سے رائد نے بتایا تھا اتنی ہی زور کا جھٹکا سامنے بیٹھے لوگوں کو لگا تھا۔ تمہیں پتا بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ دشمنوں کے بیٹے سے اپنی بہن کی شادی کرواؤ گے؟ ماتھے پہ بل ڈالے احمد شاہ تھوڑے غصے سے بولے، بابا، دادا جان، میں نوال سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھ حسام نے مضبوط لہجے میں کہا اور ایک بار پھر ان لوگوں کو حیران کر گیا۔ حسام، تم؟ انکل ایک منٹ پلیز۔ حسام کے بابا غصے سے اسے کچھ کہنے لگے تھے جب رائد نے ان کی بات کاٹی۔
देखिए, मैं यहाँ मजीद कोई लड़ाई झगड़ा बढ़ाने नहीं आया। मैं यहाँ दुश्मनी ख़त्म करने आया हूँ, दोस्ती का हाथ मिलाने आया हूँ। और अगर इन दोनों की शादी से जब दो फैमिलीज एक हो सकती हैं तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने बाबा की तरफ से लगाए गए झूठे इल्ज़ाम की माफ़ी मांगूं, तो मैं वो भी मांगने के लिए तैयार हूँ। चाहे तो मैं सबके सामने भी मांग लूँगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि आप लोग गलत नहीं थे। गलत हमेशा हमारी तरफ से हुआ है, इसलिए मैं माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। मगर आप लोगों से एक इल्तिजा करूंगा कि इस बेमतलब की दुश्मनी के बीच दो लोगों की जिंदगियां नहीं बर्बाद करिएगा। राइद ने इल्तजाइया लहजे में नरमी से कहा। तो वो लोग थोड़े ठंडे हुए। क्या तुम वाकई हम लोगों में अपनी बहन की शादी करना चाहते हो? क्या तुम्हें हम पर इतना यकीन है कि तुम अपनी बहन को हमारे घर की बहू बनाने की बात कर रहे हो? हैदर शाह ने अबरू उचकाए सवाल किया। जी, मुझे आप लोगों पर पूरा यकीन है। आप लोगों के अच्छे होने का सबूत पूरा गांव देता है। जब आप और लोगों के साथ अच्छे हैं, इंसाफ पसंद हैं, तो फिर अपनों के साथ कैसे होंगे, इस बात का अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ। राइड ने रसान से उनकी बात का जवाब दिया, जिस पर उनके चेहरे पर एक महफूज मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो उससे मुतासिर हुए थे। तुम्हारे बाप ने हमें अपने गांव आने से मना किया है, तो हम बारात कैसे लाएंगे? हैदर शाह के कहने पे हसाम और राइद ने खुशगवार हैरत के साथ इन्हें देखा। अंकल, किसने कहा कि मैं अपनी बहन को हवेली से रुखसत करूंगा? अल्हम्दुलिल्लाह, शहर में मेरा बंगला मौजूद है, मैं अपनी बहन को वहीं से रुखसत करूंगा। राइद ने सुकून से चाय का कप टेबल पे रखा, जिससे उसने एक घूंट भी नहीं भरा था। देखो बेटा, हमने पहले भी ये दुश्मनी ख़त्म करने के लिए तुम्हारे बाप के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, मगर उसने हमें धुतकार दिया था। तो क्या वो अब अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से होने देगा? अहमद शाह ने अबरू उचकाए सवाल किया। जिस बेटी से इन्हें कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो क्यों कुछ बोलेंगे? और वैसे भी मैं अपनी बहन की शादी खुद कर रहा हूँ, इनसे पूछ के नहीं। और अगर इस शादी के बाद वो उससे कतई ताल्लुक़ कर लेते हैं, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बचपन से लेके अब तक वो अपनी बेटी से नफ़रत करते आए हैं, और मुझे यकीन है वो आगे भी कभी नहीं बदलेंगे। इसलिए हमें उनकी कोई परवाह नहीं है। मेरी बहन ने बहुत दुख सहे हैं जो उसे उसके बाप की तरफ से मिले हैं, मगर अब मैं चाहता हूँ कि उसकी अच्छी जगह शादी हो जाए, जहाँ उसे प्यार मिले सबका, अपने शौहर का, जहाँ वो खुश रहे हमेशा। और मुझे आप लोगों से बेहतर और कोई घर उसके लिए अच्छा नहीं लग रहा। राइड ने शास्त्री से कहा। तो हैदर शाह ने बारी बारी अपने दोनों बेटों को देखा और खड़े हो गए। जागीरदार राइद खान, गले नहीं मिलोगे हमसे? हैदर शाह ने संजीदगी से कहा। तो राइद खुशी से खड़ा होता उनके गले लगा। तुम बिल्कुल अपने दादा की तरह हो, अमन पसंद। खुद से अलग करते धीरे से मुस्कुराते उसका कंधा थपथपाया। थैंक यू सो मच दादा जान। हसाम भी खुशी से झूमता उनके गले लगा। ये एहसास ही अलग था कि सब मान गए हैं उसकी और नवाल की शादी के लिए। अंकल, दादा जान कहो तुम भी। राइद के अंकल कहने पर हैदर शाह ने टोका। जी दादा जान, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ अपने बाबा के किए की, और इल्तिजा करता हूँ कि कभी बाबा के किए की सज़ा मेरी बहन को नहीं दीजिएगा। रोबदार राइद खान आज अपनी बहन के लिए हाथ जोड़े खड़ा था। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो एक के किए की सज़ा दूसरे को देते हैं। हम बड़े दिल वाले लोग हैं, तुम फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारी बहन को बहुत खुश रखेंगे। अहमद शाह ने उसके कंधे पर हाथ रखते तसल्ली दी तो उसने तशक्कुर से इन्हें देखा। ये लोग कितने अच्छे थे, कितनी आसानी से इन्हें माफ़ कर दिया था। और एक उसका बाप था जो ना जाने क्या सोच के बैठा था। बैठो बेटा, मैं दूसरी चाय मंगवाता हूँ, ये ठंडी हो गई है। बल्कि तुम खाना खा के जाना। हैदर शाह ने उसे बैठने का कहते एहसान को खाना लगाने का इशारा किया। हसाम उनका इशारा समझकर बाहर जाने ही लगा था जब राइड बोल उठा। नहीं दादा जान, मैं खाना नहीं खाऊंगा, 2-4 बातें और करनी है, फिर मैं चलूंगा। राइड ने रसान से इनकार किया। अरे बेटा, ऐसे कैसे, हम तुम्हें खाना खाए बगैर जाने नहीं देंगे। हसाम के चचा ने अपनायत से कहा। असल में मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही होगी खाने पे, इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग फिक्र ना करें,
میں اگلی بار ضرور کھانا کھا کے جاؤں گا۔ رائد نے مسکرا کے کہا تو ان لوگوں نے مسکراتے ہوئے سمجھ کے سر ہلا دیا۔ اچھا بیٹھو، چائے تو پی کے جانا، میں دوسری منگوا رہا ہوں۔ جب تک جو شادی کی اور باتیں کرنی ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں۔ حیدر شاہ کے کہنے پر وہ واپس بیٹھ گیا۔ یہ سب اتنی آسانی سے ہو جائے گا یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ رائد کو تو لگا تھا اسے بہت محنت کرنا پڑے گی ان لوگوں کو منانے میں، مگر یہ سب اتنے اچھے تھے کہ سبھی اتنی جلدی مان گئے تھے۔ رائد کو واپس آتے آتے 10 بج گئے تھے اور عموماً حویلی میں رات کا کھانا 8 بجے تک کھایا جاتا تھا۔ اس وقت حویلی میں ایک دم خاموشی تھی۔ صبح ہونے والے ہنگامے کے بعد آج پورے دن ہی حویلی میں خاموشی رہی تھی، کوئی بھی اپنے کمروں سے نہیں نکلا تھا۔ رائد یہ خوشی کی خبر سب سے پہلے نور بیگم کو سنانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا نوال کی طرف سے وہ بہت فکر مند رہتی ہیں، مگر وقت کا خیال کرتے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا، مگر یہ کیا، کمرہ تو اندر سے لاک تھا، لیکن اس کے پاس ہمیشہ اپنے کمرے کی دوسری چابی موجود ہوتی تھی۔ جلدی سے پینٹ کی جیب سے چابی نکالتے لاک کھولتے دروازہ کھولا، مگر کمرے میں ایک دم گھپ اندھیرا تھا۔ کمرے میں قدم رکھا تو اس کے نتنوں سے بہت ہی لذیذ خوشبو ٹکرائی۔ دروازہ بند کرتے اس کی سائڈ پر لگے بورڈ پر ہاتھ مارتے 3-4 بٹن ایک ساتھ آن کیے تو کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ کمرے کو دیکھتے ایک پل کے لیے تو اسے لگا جیسے وہ کسی غلط کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں جگہ جگہ کینڈلز لگی ہوئی تھیں، بیڈ سے نیچے ہر جگہ گلاب کی پتیاں سجی ہوئی تھیں۔ میز پر مزیدار سا کھانا رکھا ہوا تھا جس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف نظریں گھمائی، مگر وہی موجود نہ تھی جس نے یہ سب کیا تھا۔ آئلہ ہاتھ میں پکڑا کوٹ بیڈ پر پھینکتے آئلہ کو پکارا۔ جب ایک کلک کے ساتھ آئلہ اسٹڈی روم کا دروازہ کھولتے باہر نکلی۔ آئلہ پر نظر پڑتے ہی رائد کی سانسیں جیسے تھم سی گئی تھیں۔ سرخ ساڑی میں سلکی بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے، ہلکے میک اپ میں سرخ لپسٹک سجائے، ساتھ لائٹ سی جولری میں وہ آج پوری طرح رائد پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ وہ مبہوت سا منہ کھولتے اسے تکتا جا رہا تھا جس سے آئلہ نروس ہوتی۔ سرخ لپسٹک سے سجے لب دانتوں تلے کچلنے لگی۔ پور ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے رائد آئلہ کی جانب قدم بڑھا کیا تو وہ 2 قدم پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی۔ نہیں جانا، اس پر میرا حق ہے۔ اس کے پاس پہنچتے ایک ہاتھ دیوار پر ٹکائے، دوسرے ہاتھ سے نرمی سے دانتوں سے اس کے لب آزاد کرواتا، نرمی سے انہیں چھو کے بالوں میں چہرہ چھپائے گہرا سانس بھرتے ان کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ کھانا کھانے ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کو مدہوش ہوتے دیکھ آئلہ نے اس کی توجہ کھانے کی جانب دلوائی۔ اب بھوک کسے لگے گی جانا، لبوں سے اس کی گردن کو چھوتے مخمور لہجے میں سرگوشی کی تو اس کے لمس پہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ آئلہ نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ جمائے۔ ہم نے بہت محنت سے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے، کیا آپ ہماری محنت ایسے ہی ضائع ہو جانے دیں گے؟ وہ منہ بنائے معصومیت سے بولی تو رائد نے اس کی گردن سے چہرہ اٹھا کے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ ویسے آج یہ عنایت کس لیے؟ اس کے حسین مدہوش کن سراپے پہ نظریں جمائے شوخی سے پوچھا تو اس کی نظروں سے گھبراتی آئلہ سرمئی آنکھوں پر پلکوں کی جھالر گراتی رائد کا دل مزید بے قابو کر گئی۔ آپ اتنے دنوں سے پریشان تھے تو سوچا تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے، وہ دھیرے سے منمنائی۔ اگر تم ایسے مجھے ریلیکس کرو گی تو اس کے لیے تو میں روز پریشان ہونے کو تیار ہوں۔ رائد مسکراتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر نظریں جمائے ان پر جھکنے لگا۔ جبھی پھرتی سے آئلہ نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھتے روکا۔ پہلے کھانا، اس نے ٹیبل پر رکھے کھانے کی جانب اشارہ کیا تو رائد گہرا سانس لیتے پیچھے ہوتا اسے اپنے ساتھ لیے صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ اتنی دور کیوں بیٹھ رہی ہو، قریب آؤ۔ خود سے دور اسے دوسرے صوفے پہ بیٹھتے دیکھ رائد نے ابرو سکیڑی۔ اگر ہم آپ کے پاس آ جائیں گے تو آپ کھانا کم کھائیں گے اور رومانس زیادہ کریں گے، اس لیے پہلے سکون سے کھانا کھا لیں۔ ہم کون سا کہیں بھاگے جا رہے ہیں؟ آئلہ نے مسکرا کر کہا تو رائد نے اسے گھورتے ہوئے کھانا شروع کیا، جس پہ آئلہ زیر لب مسکراتی خود بھی کھانے لگی۔ رائد نے اپنا کھانا 10 منٹ میں ختم کیا اور اب بے چینی سے بیٹھا آئلہ کا کھانا ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، جو جان بوجھ کر بہت ہی آہستہ آہستہ کھا رہی تھی۔
मगर कब तक खाती। मजीद 5 मिनट ही हुए थे कि उसकी प्लेट में आखिरी निवाला देखते रायत अपनी टाई उतारता, शर्ट के ऊपरी 2-3 बटन खोलते खड़ा हुआ। सुनखियों से उसे देखती उसकी बेकरारी और बेसब्री पर तेजी से धड़कते दिल को संभालने लगी। जैसे ही आयला ने आखिरी निवाला खाने के बाद पानी का आखिरी घूंट भरा, वैसे ही रायत ने झुककर उसे अपनी गोद में उठाया। क्या कर रहे हैं, हमें ठीक से खाने तो दें, आयला ने घबराते हुए खफगी से कहा, जबकि रायत बगैर उसकी कोई बात सुने उसे बेड पे लेटा चुका था। जितना तुमने खाना था खा लिया, अब मुझे मीठा खाना है। रायत बेखुद होता बगैर उसे कुछ कहने का मौका दिए उसके लबों पे झुक गया। नरमी और प्यार से उसके लबों की नरमाहट को महसूस करते एक हाथ उसकी कमर पर ले जाते डोरियों में उलझाया। कमर पर उसकी उंगलियों का लम्स महसूस करती आयला शिद्दत से उसकी शर्ट को मुठियों में दबोच गई। कंधे से साड़ी का पल्लू सिरकाते वहां अपनी शिद्दत भरा लम्स छोड़ा तो आयला शर्म से खुद में सिमटी। तारीफ के लिए लफ्ज नहीं है। कान की लो को चूमते सरगोशी की तो आयला गुलनार होती उसके चौड़े सीने में चेहरा छुपा गई, जिससे सरशार होते रायत उसे खुद में भेजता, अपनी बेकरारियां लौटाता, उसे किसी और ही दुनिया में ले गया। कल की निस्बत आज सब लोग ही डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। जब रायत और आयला नवाल को अपने साथ लिए डाइनिंग टेबल पर आते कुर्सियां खिसका के अपनी अपनी जगह पे बैठे। नवाल तुराब खान के सामने जाना तो नहीं चाहती थी, मगर रायत उसे जबरदस्ती ले आया था। वो सबको एक साथ खुशखबरी सुनाना चाहता था, जिस वजह से नवाल को आना पड़ा। अभी इन लोगों ने नाश्ता शुरू ही किया था कि रायत ने अपनी बात का आगाज किया। एक खुशखबरी सुनानी है आप लोगों को, रायत निवाला मुंह में रखते मुस्कुराते लहजे में बोला तो सब उसकी जानिब मुतवज्जो हुए। कैसी खुशखबरी? नूर बेगम ने तजस्सुस से पूछा। मामा, आप शादी की तैयारियां शुरू कर दें। मैंने नवाल की शादी तय कर दी है। ठीक 10 दिन बाद नवाल की बारात है, रायत ने खुशी से बताते तुराब खान के सर पे धमाका किया। जबकि बाकी सब तो हैरान थे कि इतनी जल्दी इतनी आसानी से सब तय भी हो गया। किसकी इजाजत से तुमने ये कदम उठाया है? तुराब खान अपना नाश्ता छोड़ के गुस्से से धाड़े। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, रायत सुकून से बोला तो तुराब खान की तैश चढ़ा, जबकि जजनान खामोशी से अपना नाश्ता करने में मसरूफ था। मैं अपने दरवाजे पर कभी अपने दुश्मनों को नहीं आने दूंगा। तुराब खान कांच के गिलास पर हाथ मारते उसे नीचे फेंकते खड़े हुए तो टेबल पर मौजूद खवातीन घबरा गईं। आपका दरवाज़ा आपको मुबारक। मैं अपनी बहन की शादी में कोई बदमज़गी नहीं चाहता, इसलिए मैं इसे रुख्सत यहाँ से कभी नहीं करूँगा। रायत का इत्मीनान अब भी बरकरार था, जबकि नवाल ने उलझकर उसे देखा। अगर तुमने नवाल की शादी वहाँ की तो याद रखना मैं तुमसे और इससे कतई ताल्लुक़ कर लूँगा और अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दूँगा। तुराब खान ने दूसरा हरबा आजमाया, मगर अब भी रायत के सुकून में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहली बात, कौन सा आप पहले हमसे कोई ताल्लुक़ रखते थे जो आपके कतई ताल्लुक़ करने से हमें फ़र्क पड़ेगा? और रही जायदाद की बात, तो इससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपना सब कुछ है, मुझे आपके पैसों की ज़रूरत भी नहीं है। तुराब खान का नाश्ता हराम करके रायत खुद सुकून से बैठा नाश्ता कर रहा था। अगर आप कहते हैं तो हम अभी ये हवेली छोड़ने को भी तैयार हैं। आंखों में शोले लिए खड़े तुराब खान को देखते रायत ने एक आखिरी वार किया। वो जानता था चाहे कुछ भी हो जाए तुराब खान कभी उसे हवेली से जाने नहीं देंगे, और उसके अंदाजे के मुताबिक अब भी तुराब खान कुछ भी बोले बगैर डाइनिंग रूम से निकल गए थे। रायत, अगर उन्होंने सच में तुम लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया तो? नूर बेगम ने परेशानी से इस्तफसार किया। आप फिक्र मत करें मामा, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब बस मुतमईन होकर आप शादी की तैयारियां शुरू करें। रायत ने इन्हें तसल्ली दी तो उन्होंने एक गहरा सांस भरा। भाई, ये सब इतनी आसानी से कैसे? नवाल ने बेयकीनी के आलम में बात अधूरी छोड़ी। गुड़िया, कुछ चीज़ों को प्यार से नरमी से हैंडल करना चाहिए। हर जगह अपना रूप जमाने से चीज़ें बिगड़ जाती हैं, लेकिन अगर आप चंद बोल प्यार के कहेंगे तो बिगड़ी हुई चीज़ें भी संवर जाती हैं। आपका अच्छा इखलाक ही लोगों के दिल में जगह बनाता है। रायत ने रसान से समझाया तो सब मुस्कुरा दिए। अलबत्ता जजवान अभी भी नाश्ता करता साथ फ़ोन में ऐसे मसरूफ़ हो गया था जैसे इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता
کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ گڑیا، حسام بہت اچھا ہے اور اس کے گھر والے بھی بہت اچھے ہیں اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں، بہت اپنائیت ہے ان میں۔ میرے رشتے کی بات کرنے پہ بھی انہوں نے پرانی باتوں کو زیادہ نہیں کریدا، نہ ہی طنز کے تیر چلائے، بلکہ دل بڑا کرتے نہ صرف ہمیں معاف کیا بلکہ گلے سے بھی لگایا۔ مجھے یقین ہے گڑیا وہ گھر تمہارے لیے بہترین ہوگا، اور حسام ایک اچھا اور مخلص ہمسفر۔ اپنے سامنے بیٹھی نوال کا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھتے رائد مسکرایا تو وہ کھل اٹھی۔ تھینک یو سو مچ بھائی، نوال چہک کے بولا۔ تو جزلان کے دل کو کچھ ہوا، وہ اپنا ناشتہ چھوڑتا فون کان سے لگائے سیدھے باہر نکل گیا۔ اچانک اس کا جانا سب نے نوٹ کیا تھا، مگر زیادہ کسی نے دھیان نہیں دیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بیچ ہنسی مذاق کرتے، شاپنگ کی پلاننگ کرتے ڈائننگ ٹیبل پر جیسے رونق سی لگ گئی تھی۔ حویلی سے نکلنے کے بعد جزلان سیدھے نتاشا کے ٹھکانے پہ آیا تھا، جو ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا۔ فلیٹ پہ پہنچ کے اس نے دروازہ بجایا تو اگلے 2 منٹ میں ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے، نتاشا نے دل جلی مسکراہٹ سجائے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ گارڈز کو باہر رہنے کا اشارہ کرتے جزلان نے اندر قدم رکھا۔ کس سے پوچھ کے تم نے میرے بارے میں میڈیا کے سامنے بکواس کی ہے؟ براؤن شلوار قمیض پہ بالوں کو پیچھے کی جانب سیٹ کیے، چہرے پر خطرناک تاثرات سجائے، ضبط کرتے کمر پر ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ کچھ وقت میں الیکشن ہونے والے تھے، الیکشن کی تاریخ بھی آ چکی تھی، اور ایسے میں نتاشا کا میڈیا کے سامنے بیان اسے کسی بڑی مصیبت میں ڈال سکتا تھا۔ میں نے تو صرف سچ کہا ہے کہ کیا تم لڑکیوں کو استعمال نہیں کرتے؟ کیا تم نے مجھے نہیں کیا؟ کیا تم میرے ساتھ ریلیشن شپ میں نہیں تھے؟ نتاشا اس کے سامنے کھڑی استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو جزلان نے جبڑے بھیجے۔ تم جانتی نہیں ہو کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ جزلان کے چہرے پہ پر اسرار مسکراہٹ ابھری، جس کا اثر لیے بغیر نتاشا اپنے فون میں کچھ کرنے لگی۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ مجھے بلیک میل کرو گے یا میری تصویریں سوشل میڈیا پہ چھوڑ دو گے؟ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں تو ہوں ہی بدنام زمانہ لڑکی، مگر تم تو دنیا کی نظر میں شریف زادے ہو نا۔ اس لیے کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک بار اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لینا جو میں نے ابھی تمہارے فون پہ بھیجی ہے، مطمئن سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جس کے ساتھ جزلان کے فون پر میسج ٹون بجی۔ اس نے جلدی سے فون نکال کر واٹس ایپ پہ آئی ویڈیو کو اوپن کیا، مگر جیسے جیسے وہ ویڈیو چلتی جا رہی تھی ویسے ویسے جزلان کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچ رہا تھا۔ اچھے سے دیکھ لو، اس میں تم ہی ہو، اور اگر لڑکی کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو تو وہ لڑکی میں ہوں، مگر یہ ویڈیو اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ اس میں ایسا لگ رہا ہے جیسے تم کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہے ہو۔ اور ذرا سوچو، اگر یہ ویڈیو میں نے سوشل میڈیا پر نشر کر دی تو سیاست میں تمہارا سفر ایک دن میں ختم ہو جائے گا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتے دیکھ نتاشا سکون سے صوفے پہ جا بیٹھی۔ جزلان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ نتاشا اتنی تیز نکلے گی۔ اس نے کیسے اور کب یہ ویڈیو بنائی اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ویڈیو میں لڑکی کا چہرہ بلر کر دیا گیا تھا، جس سے نتاشا کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ جزلان کا چہرہ صاف واضح تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ زبردستی کر رہا ہے۔ جزلان کا تو خون کھول اٹھا تھا یہ ویڈیو دیکھ کے۔ آج تک تو وہ دوسروں کو بلیک میل کرتا آیا تھا اور آج اسے کوئی کر رہا تھا۔ جزلان چاہتا تو ابھی کھڑے کھڑے ہی نتاشا کو غائب کروا سکتا تھا، لیکن اگر وہ ایسا کرتا تو میڈیا، جو اس لڑکی کے بیان کے بعد بار بار اور کسی نئی خبر چاہنے کے لیے اس سے رابطہ کر رہی تھی، پھر تو اس کے اچانک غائب ہو جانے پر سیدھا شک اس پہ ہی جاتا، جس سے اس کی ریپوٹیشن اور خراب ہو جاتی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے یہ ویڈیو کسی کو بھی دکھائی تو میں تمہاری جان لینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ شہادت کی انگلی دکھاتے غصہ ضبط کرتے وارن کیا تو آگے سے نتاشا ہنس دی۔ اب پتہ چلے گا تمہیں نتاشا کو تھپڑ مارنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو جزلان خان۔ اس کے مسکرانہ لہجے پہ جزلان سر جھٹکتے فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ جتنی جلدی ہو سکے اسے اب پریس کانفرنس بلانی تھی تاکہ نتاشا کے دیے گئے بیان کو جھوٹا ثابت کر سکے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اب اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی تھی۔ اب چاہے وہ کچھ بھی کر لے، اس کی رسی کھینچی جا چکی تھی۔ تم لوگوں کی جب شاپنگ ہو جائے تو مجھے بتا دینا، میں لینے آ جاؤں گا۔ مال کے باہر گاڑی روکتے
राइद ने बराबर में बैठी आयला और पीछे बैठी नवाल और एमल को देख के कहा तो वो दोनों हाँ में सर हिलाती गाड़ी से उतर गई। लेकिन इससे पहले आयला गाड़ी से निकलती, राइद ने उसका हाथ थामे उसे रोका। राइद का कहना था शादी में दिन कम है, इसलिए वो आज से ही शॉपिंग शुरू कर दें। तभी राइद खुद सबको मॉल छोड़ने आया था, रेड सूट लेना अपने लिए। वो रंग तुम पे बहुत जचता है, राइद ने गंभीर लहजे में कहा तो नकाब में छुपे आयला के लम्हों पे मुस्कुराहट आ गई। हम दुल्हन नहीं हैं, आयला ने याद दिलाना चाहा। तुम मेरी दुल्हन हो, इसलिए लाल रंग ही लेना। राइद बजिद था, जिस पर आयला नफी में सर हिलाकर रह गई। अब हमें जाने दें, नवाल और एमल बाहर निकल गई हैं। क्या सोचेंगी कि पता नहीं हम अभी तक बाहर क्यों नहीं निकले। आयला ने उससे अपनी कलाई छुड़वानी चाही जो अब तक राइद के हाथ में कैद थी। यही सोचेंगे कि उनके भाई भाभी रोमांस कर रहे होंगे। राइद शोखी से उसे छेड़ने की खातिर बोला तो आयला ने खुफगी से उसे देखा। प्लीज जाने दें हमें, उसने फिर से कलाई छुड़वाना चाही। छोड़ने का दिल तो नहीं चाह रहा, मगर छोड़ना पड़ेगा। उसके हाथ की पुष्ट पे लब रखे तो आयला ने सिटपटाकर इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, मगर शुक्र था कि उनकी तरफ कोई मुतवज्जो ना था। कुछ ख्याल करें, हम गाड़ी में हैं। उसके हाथ छोड़ने पर आयला हल्के से उसे डांटती। जल्दी से गाड़ी से निकली तो वो मुस्कुरा दिया। जब फ्री हो जाओ तो फोन कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। उसके दरवाजा बंद करने पे मुस्कुरा के कहता गाड़ी आगे बढ़ा ले गया तो आयला मॉल के दरवाजे पे खड़ी नवाल और एमल की जानिब बढ़ गई। क्या बात है भाभी, बड़ी देर लगा दी। उनके पास आते ही नवाल ने मैंने खेजी से कहा तो आयला घबरा गई। हाँ, वो हमारा फोन सेट नीचे गिर गया था, बस उसे ही ढूंढने में थोड़ी देर हो गई। आयला ने जल्दी से बहाना बनाया। ओह अच्छा। एमल ने नवाल को देखते अच्छा को लंबा खींचा। उफ, तुम दोनों भी ना चलो अंदर। इन दोनों की मैंने खेज नजरों से झंझलाती आयला आगे बढ़ गई तो वो भी हंसती हुई उसके पीछे बढ़ी। वो लोग काफी दुकानें घूम चुकी थी, मगर लिए उन्होंने सिर्फ चंद सूट ही थे। इन्हें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, इसलिए वो थर्ड फ्लोर पर आ गई थी, जहां मॉल की सबसे बड़ी कपड़ों की दुकान मौजूद थी। भाभी ये कैसा है? नवाल ने एमल को ऑरेंज रंग की फ्रॉक दिखाई। अच्छा है। एमल ने उसे हाथ में लेते आगे पीछे से देखा, जब एकदम उसकी नजर दुकान से बाहर गई, जहां से उसे महविश गुजरती नजर आ रही थी। नवाल, मैं 1 मिनट में आई। जल्दी से नवाल को सूट वापस थमा के वो बाहर की जानिब बढ़ी, जिसपे पहले तो नवाल उसकी जल्दबाजी पे हैरान हुई, फिर कंधे उचकाती आयला की जानिब बढ़ गई, जो उससे थोड़े फासले पे खड़ी कपड़े देख रही थी। महविश, एमल ने पीछे से महविश को पुकारा, जिस पर वो चौंक के पलटी। एमल तुम? एमल को अपनी तरफ आते देख वो हैरत से उसके गले लगी। कैसी हो तुम? एमल भी खुश दिली से उसके गले लगते पूछने लगी। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? मैंने तुम्हें इतने फ़ोन किए मगर तुम्हारा फ़ोन बंद जा रहा था। मुझे पता चला था तुम्हारी शादी जजरान से हो गई है। सच पूछो तो मैं इतनी शॉक्ड हुई थी ये सुन के। ये सब हुआ कैसे यार? महविश ने सवालों की बरसात कर दी थी। अकेली आई हो? एमल ने उसके इर्द गिर्द देखते पूछा। नहीं, मम्मा के साथ आई हूँ, वो आगे शॉप में है। मुझे यहाँ से अपनी घड़ी उठानी थी तो मैं वो लेने आ गई थी। महविश ने नवाल के दाएं जाने मौजूद घड़ियों की दुकान की तरफ इशारा किया तो उसने समझते हुए सर हिला दिया। यार, मैंने इतने सारे सवाल पूछे हैं, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया, उसने खुफगी से कहा तो एमल मुस्कुरा दी। क्या जवाब दूं महविश तुम्हें? तुम नहीं जानती मेरे साथ क्या क्या हुआ है। एमल ने सर्द सांस भरी। क्या हुआ एमल, सब ठीक है ना? महविश ने फिक्रमंदी से पूछा तो एमल ने उसे पूरी बात बताई, जिसे महविश आंखें फाड़े सुन रही थी। क्या जसरान तुम्हारा कजन? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। महविश अब भी हैरान थी। मुझे भी यकीन नहीं आता, मगर वक्त यकीन दिला ही देता है। एमल अफसरदगी से मुस्कुराई। अंकल का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वैसे इन्हें हार्ट अटैक हुआ क्यों था? महविश ने अफसोस से पूछा। पता नहीं, मैं तो। एमल कहते कहते रुकी। उसके दिमाग में एकदम क्लिक हुआ। उसे याद आया जब उमर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, तब इस जगह तो कोई मौजूद नहीं था, तो उसके बाबा को कैसे पता चला? क्या हुआ एमल? उसे सोच में गुम देख महविश ने पुकारा तो जैसे वो होश में आई। कुछ नहीं, तुम सुनाओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? अब तो पेपर्स भी हो गए होंगे ना? एमल ने मौजू बदला। मेरे पेपर्स बहुत अच्छे हुए हैं और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे हौसला न देती तो मैं तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी।
मगर सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं फिर से जिंदगी की तरफ लौटी हूँ। और अब हम लोग पिंडी शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ पापा ने अपना काम शुरू कर दिया है इसलिए। वैसे तुम किसके साथ आई हो यहाँ? अपना बताते बताते महविश को एकदम याद आया तो पूछ बैठी। अपनी नंद और जिठानी के साथ। सब लोग बहुत अच्छे हैं हवेली में, सवाई जजलान और ताया अब्बू के, एमल ने मुस्कुरा के बताया। थोड़ी देर ऐसे ही बातें करने के बाद महविश अपने रास्ते हो ली, जबकि उलझे हुए दिमाग के साथ एमल वापस उसी दुकान पे आ गई जहाँ नवाल और आयला मौजूद थी। आगे उसने सारी शॉपिंग गैर दिमागी से की थी। उसका दिमाग एक ही बात में अटका हुआ था कि आखिर उसके पापा को किसने बताया। शॉपिंग कर ली, यहाँ तक कि वो लोग घर आ गए। सुबह से रात हो गई मगर एमल का दिमाग अब तक वहीं अटका हुआ था। अपने कमरे में सोफे पे बैठी इर्द गिर्द से बेखबर बेचैनी से एक ही बात को सोचती टेबल पर रखे गमले को घूर रही थी जब जजलान थका हारा कमरे में दाखिल हुआ। यार एक गिलास पानी तो पिला दो, जेब से फोन निकालते ड्रेसिंग टेबल पे रखते बोला। मगर एमल वहां मौजूद होती तो सुनती ना। एमल, उसे सोच में डूबे देख जजलान ने जोर से पुकारा तो वो एकदम चौंकी। उसने जजलान को देखा जो गहरी नजरों से उसे ही देख रहा था। कहाँ गुम थी? उसने बगौर उसके चेहरे का जायजा लिया जो उलझा उलझा लग रहा था। कहीं नहीं। तुम कब? एमल के अल्फाज बीच में ही रह गए जब उसे एकदम याद आया कि जिस दिन वो हादसा पेश आया था उस दिन जजलान उसे मिला था। उसने कहा था उसे ही लेने आया है, मगर उसे कैसे पता चला कि वो इस रास्ते पे है? एमल के दिमाग में एकदम लाल बत्ती जली। तो क्या उसने ही उमर को वो सब करने को कहा था? क्या ये सब एक प्लान के तहत था? हाँ जरूर इसी ने कहा होगा, वरना ऐसे कैसे उसे पता चल गया कि इतने बड़े शहर में एमल इसी सुनसान रास्ते पर मिलेगी। इतनी सारी परेशानियों में वो ये बात बिल्कुल ही भूल गई थी। वो कैसे इतनी बड़ी बात को भूल सकती थी? उसके दिमाग में पहले ये बात क्यों नहीं आई? एमल को अफसोस हुआ था। कहाँ खो गई? उसे खुद को तकते देख जजलान ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई तो जैसे वो होश में लौटी। मेरी एक बात का सच सच जवाब देना, एमल ने संजीदगी से कहा। पूछो। जजलान घड़ी उतार के ड्रेसिंग पर रखता आस्तीनों को कोहनियों तक फोल्ड करने लगा। तुमने ही उमर को कहा था ना मुझे हरास करने को, और फिर तुमने ही ये बात मेरे बाबा को बताई थी। वो सर्द लहजे में इस्तफसार करने लगी तो आस्तीन फोल्ड करते जजलान के हाथ थमे। उसने एमल के चेहरे को देखा जहां बला की संजीदगी थी। जजलान को समझ नहीं आया वो क्या कहे। वो जजलान जो कभी किसी को जवाब देने से पहले सोचता नहीं था, आज उसके पास लफ्ज नहीं थे कुछ कहने को। मैं तुम्हें समझा सकता, हाँ या ना? उसकी बात बीच में काटती एमल चीखी तो एक गहरी सांस भरते जजलान ने हाँ में सर हिला दिया। हाँ। उसके हाँ के साथ कमरे में थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। जजलान ने बेयकीनी से अपने गाल पे हाथ रखा। उसे ये उम्मीद तो हरगिज़ नहीं थी एमल से। मैं कैसे कैसे भूल गई कि तुम एक घटिया शख्स हो, एक गिरे हुए इंसान जो अपना बदला पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। एमल नम आंखों से घुर्राई तो जजलान ने आगे बढ़ते उसका हाथ पकड़ना चाहा। एमल मेरी बात सुनो। जजलान ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की मगर एमल उसे धक्का देती 2 कदम पीछे हुई। दूर रहो मुझसे जजलान खान, नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे वजूद से। मैं समझौता करके तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार थी मगर अब नहीं। मुझे अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए। एमल हुजियाने होते चिल्लाई तो जजलान एकदम धाड़ा। एमल खबरदार, जो तुमने तलाक का लफ्ज़ भी अपने मुंह से निकाला तो। जजलान ने तंबीह करती नज़रों से उसे देखा तो उसने सर झटका। मैं तुम जैसे खुद गर्ज बेहिस घटिया और अपने बाबा के कत्ल के साथ तो हरगिज़ नहीं रहूंगी। वो भी दो बुदू बोली। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। जजलान ने मुठ्ठियां भींची। तुम हो मेरे बाबा के कातिल। तुम्हारी वजह से ही मेरे बाबा मुझे छोड़ के गए हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मैं ऐसे शख्स के साथ हरगिज़ नहीं रह सकती जैसे दूसरों की परवाह ही ना हो, जो इंसान को इंसान ना समझता हो। तुम्हें मुझे तलाक देनी ही होगी, एमल जिद्दी अंदाज में बोली तो उसकी एक ही रट सुन के जजलान का पारा हाई हुआ। वो 2 कदम का फासला 1 कदम में तय करता उसके सामने खड़े होते उसका बाजू दबोच गया। जागीरदार जजलान खान मर तो सकता है मगर अपनी जागीर को छोड़ नहीं सकता। तुम इस जागीरदार की जान बनती जा रही हो। तुम्हें मुझसे रिहाई अब सिर्फ मेरी मौत के बाद ही मिल सकती है। उसके चेहरे के बिल्कुल नज़दीक चेहरा किए जुनूनी अंदाज में बोला। तो फिर मैं दुआ करूंगी कि मुझे तुमसे रिहाई जल्द ही मिले। वो उसकी आंखों में अपनी नम आंखें गाड़े दांत पीस के बोली
تو जसवान एक झटके से उसे छोड़ता, ड्रेसिंग पर रखा अपना सामान उठाता, कमरे से निकल गया। उसके जाते ही एमल किसी बेजान वजूद की तरह नीचे बैठती चली गई, घुटनों में सर दिए, इशारों की तार रोती अपने बाबा को याद करने लगी। अपनी बेबसी पे दिल दर्द से फटने लगा था, मगर वो सोच चुकी थी कि अगर जजलान ने उसे ना छोड़ा तो वो कोर्ट जाएगी, मगर अब वो उस शख्स के साथ हरगिज नहीं रहेगी।